कैसे हैं मेरे दोस्तों। एक बार फिर से आप सबका हम स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन में। तो दोस्तों, मैकेनिकल इंजीनियरिंग फिफ्थ सेमेस्टर अर्थात हमारे जितने भी बीटी यूपी फिफ्थ सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले हैं उनके एक इम्पॉर्टेंट और लेंदी सब्जेक्ट प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे और इसके यूनिट नंबर 11 का वन शॉट करने वाले हैं। अब आप सभी यही कहेंगे कभी भैया यूनिट नंबर 2 कराते हो, कभी यूनिट नंबर 11 करा रहे हो, इसका क्या मतलब है। इसका सीधा सा मतलब यही है कि जहाँ से आपका नंबर मिलेगा वही क्वेश्चन करा रहा हूँ और कोई क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ। जैसा कि मैंने यूनिट नंबर 2 कराया था वहाँ पर भी आपको 10 नंबर मिल जाते और यूनिट नंबर 11 भी करा रहा हूँ यहाँ पर भी आपको 10 नंबर मिल जाएंगे। सिर्फ 2 घंटे की पढ़ाई करके आप 20 नंबर प्राप्त कर सकते हो। तो ये हमारा स्ट्रेटजी है। इसलिए मैं आप सभी को यही कहूँगा कि अगर आपने एप्लीकेशन को नहीं डाउनलोड किया है तो डाउनलोड कर लो, क्योंकि यहीं पर वीडियो लेक्चर, यहाँ पे PYQ महत्वपूर्ण प्रश्न के नोट्स के बिना तो कुछ नहीं होना है और जिसके बिना कुछ नहीं होना है वो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जो हमने गेस कर दिया वो आप सभी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा और उसके लिए आपको टॉप 5 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, टॉप 15 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और चैप्टर वाइज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इन सब को आप सभी को देखना पड़ेगा। ठीक है, आप सभी देख करके जाएंगे तो डेफिनेटली आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए बिना देरी किए अपने इस यूनिट नंबर 11 के वन शॉट को कवर करते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने चैप्टर नंबर 11 को। आप सभी कहोगे कि भैया आप एक सिस्टम से पढ़ाइए, एक सिस्टम के चैप्टर में पढ़ाइए, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जहाँ से आपको नंबर मिलता है उसी चैप्टर को पढ़ाना मेरे लिए उचित है। ठीक है, तो मॉडर्न मशीनिंग प्रोसेस से आपको 10 मार्क्स मिलते हैं और ये 10 मार्क्स आप सभी के फिक्स मार्क्स होते हैं। मतलब ये नहीं है कि यहाँ से नंबर फिक्स नहीं है कि ये एग्जाम में नहीं आएगा, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। आप सभी को 3 प्रोसेस पढ़ने हैं और अगर आप सभी 3 प्रोसेस को पढ़ लेते हैं, मैं सिर्फ है तो आपके 5 प्रोसेस, लेकिन मैं कहता हूँ कि इन 3 प्रोसेस को जो मैं पढ़ाऊंगा उनसे ही आप सभी के 10 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेजेस हैं। चलिए हम एक एक करके आपको समझाएंगे। पहले आप सभी को इनकी थ्योरी समझाएंगे, ठीक है, और इसको डायग्राम के मदद से समझाएंगे तो आपके दिमाग में ये क्या हो जाएगा, बस जाएगा और आपको क्या दे के जाएगा, 10 मार्क्स दे के जाएगा। ठीक है भैया, तो चलिए पहला हमारा जो प्रोसेस है वो है अल्ट्रासोनिक मशीनिंग प्रोसेस। अल्ट्रासोनिक मशीनिंग प्रोसेस लिख के आए ना आए लेकिन यूएसएम जरूर लिख के आएगा, तो यूएसएम याद रखना। ठीक है, अब अल्ट्रासोनिक को समझ लेते हैं और मशीनिंग को समझ लेते हैं। अल्ट्रासोनिक का मतलब ये है मेरे प्यारे साथियों कि पराश्रव्य। पराश्रव्य का मतलब क्या है मेरे प्यारे साथियों कि जो ध्वनि जो मनुष्य के सुनने से परे हो, ठीक है, परा हो, ठीक है, यानी वो आपके जो सुनने की क्षमता है उससे परे है वो। ठीक है, तो ऐसे ध्वनियों को जो ऐसी कंपन है उसे हम पराश्रव्य कह रहे हैं, लेकिन हम दूसरी चीज कर रहे हैं मशीनिंग। ठीक है, अब मशीनिंग का मतलब क्या है मेरे प्यारे साथियों, जब तक मैं डिप्लोमा में था तब तक मुझे मशीनिंग समझ में नहीं आता था, लेकिन जब यहाँ पर आया बीटेक वगैरह में चीज़ों को ज़्यादातर पढ़ने की कोशिश की तो वहाँ पे पता चला कि मशीनिंग का मतलब नॉर्मल सा कुछ नहीं है, छिलाई हो गया, कटाई हो गया। ठीक है, तो ये आपका मशीनिंग है। तो यहाँ पे मशीनिंग का सीधा से मतलब है कि जैसे आप ग्राइंडिंग कर रहे हो, कोई भी धातु लेकर के उसको छील रहे हो, तो वो ग्राइंडिंग वहां पर जो हो रहा है वो उस मशीन, वो जो धातु लेकर के आप बना रहे हो, उसको धार बना रहे हो, उसके लिए क्या होगा, वो मशीनिंग का काम हो रहा है। तो सीधा से हम मतलब कह सकते हैं कि ऐसी हम कंपन तरंगे यूज कर रहे हैं जिनकी आवृत्ति लगभग 15 किलो हर्ट्ज, 16 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा है और उनकी मदद से हम क्या कर रहे हैं, मशीनिंग कर रहे हैं। ऐसी मशीनिंग को हम कहते हैं अल्ट्रासोनिक मशीनिंग प्रोसेस। आइए पहले हम इसके छोटे से यहां तक की बेसिक प्रिंसिपल को समझेंगे, फिर हम चलेंगे आपको डायग्राम पर लेकर। ठीक है, क्योंकि डायग्राम को जब आप समझोगे तो थोड़ी सी फीलिंग आएगी और उसके बेसिस पे आपको याद होगा। थ्योरी पढ़ करके सब चीज़ें वहां पे भूल जाओगे। आइए देखिए, जैसा कि मैंने मशीनिंग के बारे में बोला था, तो ये आप सभी का ग्राइंडिंग जो होता है ना, ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग में क्या होता है कि छोटा छोटा पार्टिकल्स में क्या करते हो, हम किसी चीज को छीलते हैं। जैसे कि आपका किसी भी चीज के ऊपर धार लगाना। ठीक है, जहां ग्राइंडिंग एक्चुअल में किस पार्टिकल पर होता है, ब्रिटल पार्टिकल पर होता है। ठीक है, ब्रिटल पार्टिकल का मतलब वो अगर आपका कह सकते हैं ऐसा पार्टिकल जो टूट जाए, ठीक है, बहुत आसानी से टूट जाता है, तो उस केस में क्या होता है कि हम धीरे धीरे स्लरी टाइप से कर करके उसको क्या करते हैं, छीलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की जो विधि है वो ग्राइंडिंग है। तो वही का क्या है, ये एडवांस वर्जन है। ठीक है, यहाँ पे ये सूक्ष्म छीलन करते हैं, यहाँ पे यानी धीरे धीरे छीलन करके उसको हटाते हैं। और इसमें करते क्या है कि ग्राइंडिंग पार्टिकल्स का क्या करते हैं, प्रवाह करते हैं। ठीक है, और कहाँ पर करते हैं, उस
वर्कपीस के ऊपर करते हैं ग्राइंडिंग पार्टिकल्स का प्रवाह, ठीक है। और जो उनका एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी होता है वो बहुत ही ज़्यादा रहता है, ठीक है, जिसकी मदद से क्या होता है कि उसमें हम वाइब्रेशन करते हैं, ठीक है, कंपन यानी वाइब्रेट करते हैं। किसको? जो आपका टूल यूज हो रहा है ना, उसको हम वाइब्रेट करेंगे। और जहां पे टूल वाइब्रेट हो रहा है उसके नीचे हम क्या करेंगे, ये स्लरी पार्टिकल्स को डालेंगे। अब आगे मैं फिगर में के माध्यम से समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। तो इस प्रकार का जो मेथड होता है वो अल्ट्रासोनिक मेथड कहलाता है। आइए हम समझाते हैं पहले डायग्राम को, ठीक है, फिर डायग्राम की मदद से चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। आइए, ये आपके स्क्रीन पर डायग्राम दिख रहा है। इस विधि में क्या करते हैं कि हम एक टेक्निक यूज करते हैं जिसका नाम है आपका मैग्नेटो स्ट्रिक्शन मेथड, ठीक है। अब ये मेथड आपको समझ में आ जाएगा तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। मैग्नेटो स्ट्रिक्शन मेथड हमारा क्या करता है मेरे प्यारे साथियों, कि ये आपके किसी भी प्रकार की एनर्जी को क्या करता है, फ्रीक्वेंसी में लेता है, ठीक है। कोई सी भी एनर्जी है, ठीक है, उसको क्या किया, फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में लिया, ठीक है, और दिया किसको, ट्रांसड्यूसर को, ठीक है, ट्रांसड्यूसर को। और ट्रांसड्यूसर ने यहां पे क्या किया मेरे प्यारे साथियों, इसको वाइब्रेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। क्या कर दिया, वाइब्रेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब वाइब्रेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करके किसको दिया, ट्रांसड्यूसर कोन को, ठीक है। ट्रांसड्यूसर कोन किसको दिया, वाइब्रेशन टूल को दिया, ठीक है। अब टूल क्या कर रहा है, यहां पे 20,000 हर्ट्ज यानी 20 किलो हर्ट्ज से वाइब्रेट कर रहा है यहां पर, ठीक है, जो कि आप समझ सकते हो कि कितनी हाई लेवल फ्रीक्वेंसी से क्या कर रहा है, ये आपका टूल वाइब्रेट कर रहा है। अब बगल से क्या किया हमने, स्लरी पार्टिकल को उठा लिया। स्लरी पार्टिकल का मतलब छोटे छोटे टुकड़े जो किसी चीज को काट सके। अब ये स्लरी पार्टिकल होते क्या है, अगर आपने ग्राइंडिंग व्हील देखा है तो ग्राइंडिंग व्हील के ऊपर जो पार्टिकल्स लगे रहते हैं वही तो होते हैं स्लरी एब्रेसिव पार्टिकल्स, जो आपकी धार को या आप जो भी चीज बना रहे हो, ग्राइंडिंग कर रहे हो, उसको क्या करते हैं, नुकीला तीखा बनाते हैं। तो ये जो होते हैं आप सभी के स्लरी पार्टिकल, एब्रेसिव पार्टिकल, ये बहुत ज्यादा नुकीली होते हैं। कौन कौन से होते हैं, बोरान कार्बाइड हो सकते हैं वाटर के साथ मिक्स करके, और आप सभी के क्या हो सकते हैं, सिलिकॉन कार्बाइड हो सकते हैं, याद कर लेना, ठीक है, बहुत काम देगा आगे। सिलिकॉन कार्बाइड भी हो सकते हैं, और भी हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड हो सकते हैं, या आपका डायमंड का कुछ हो सकता है पार्टिकल, ठीक है। डायमंड डायरेक्ट नहीं यूज कर सकते, डायमंड की डस्ट कहते हैं इसे, डायमंड का डस्ट यूज करते हैं, ठीक है भाई। चलो, तो अब पहले इस मैकेनिज्म को समझ लेते हैं यहां से, ठीक है। यहां पर क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, मैग्नेटिक एक्सट्रैक्शन के अंदर मैग्नेटो एक्सट्रैक्शन का काम क्या है, एनर्जी को लेकर के फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना, और फ्रीक्वेंसी ट्रांसड्यूसर को देगी। यहां पे देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसड्यूसर लगा हुआ है, वो वाइब्रेट में करेगी, लेकिन हमको कुछ ऐसी एनर्जी प्राप्त करनी है जो फ्रीक्वेंसी के रूप में दे, ठीक है। बस इतना मैकेनिज्म आपको पहले समझना जरूरी है। तो जो मैग्नेटो एक्सट्रैक्शन मेथड है, इसमें हम क्या यूज करते हैं, निकिल जैसे यूज कर लिया, पेरामेंडुक यूज कर लिया, आल्फर यूज कर लिया, यहां पे लिख देता हूं, आल्फर भी यूज करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर मेरे प्यारे साथियों क्या होता है कि इनका हम जो ये आल्फर और निकिल है, इसका हम क्रोड यूज कर लिए, ठीक है, क्रोड यूज कर लिए। अब क्रोड तो यूज कर लिए, इसके साथ साथ हमने मेरे प्यारे साथियों इस पर क्या किया, इस पर एक्साइटेशन क्वाइल लगा दिया, ठीक है। इस पर क्या कर दिया, एक्साइटेशन हमने क्वाइल यूज कर लिया। अब इससे होगा क्या, एक्साइटेशन क्वाइल से क्या होगा कि इनके अंदर एक ऐसा गुण होता है जिन्हें अगर हम मैग्नेटिक प्लेस पे रख दें, ठीक है, इनके अंदर एक ऐसा गुण होता है, अगर हम इन्हें मैग्नेटिक प्लेस पर रख दें तो क्या होता है कि अगर हम मैग्नेटिक प्लेस जगह पर रख करके पावर सप्लाई को कर दे इसके अंदर, तो जो भी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी हम चाहेंगे, जितना हम क्या करेंगे, पावर सप्लाई को बढ़ाएंगे, उस हिसाब की फ्रीक्वेंसी को जनरेट कर देगा। फिर से समझ लीजिएगा, मैग्नेटिक एक्सट्रैक्शन जो हमारा मेथड यूज कर रहे हैं हम, जिसमें निकिल्स आल्फर यूज कर रहे हैं, इनके ऊपर हमने क्या किया, एक्साइटेशन क्वाइल यूज करिया, और फिर हमने पावर सप्लाई यूज कर दिया। अब पावर सप्लाई यूज करने के बाद ये जो आपका मैग्नेटिक एक्सट्रैक्शन मेथड है, इसमें अगर किसी भी जो भी यूज कर रहे हैं आपका धातु, जो एक्साइटेशन कॉइल जिसके ऊपर लपेटा गया है, इनके अंदर ये प्रॉपर्टीज होती है कि अगर इन्हें हम मैग्नेटिक क्षेत्र में रख रहे हैं यानी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रख रहे हैं, ठीक है,
तो जितना ही हम यहाँ पे पावर सप्लाई करेंगे उस हिसाब से हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी को जनरेट कर लेंगे। और फ्रीक्वेंसी कैसे जनरेट होगी, विद्युत धारा को प्रवाहित करके, ठीक है। और जितना हम विद्युत धारा को बढ़ाएंगे, ठीक है, ये आप चीजें मतलब बढ़ाएंगे घटाएंगे, उस हिसाब से हमको फ्रीक्वेंसी जनरेट होकर के मिलेगी। अब फ्रीक्वेंसी जनरेट हो गई तो यहाँ पे लगा हुआ है आपका ट्रांसड्यूसर, ठीक है। ट्रांसड्यूसर पूरा सिस्टम है, अरे ये तो एक ब्लॉक डायग्राम है, ठीक है, मशीन तो ऐसी होती नहीं है, ठीक है। तो ट्रांसड्यूसर लगा हुआ है और ट्रांसड्यूसर क्या करेगा, आपको ट्रांसड्यूसर कोन को दे देगा क्या, वाइब्रेशन। वाइब्रेशन का मतलब समझ रहे हो ना, अरे जो वाइब्रेट कर रही है तो वाइब्रेशन को उसको दे देगा ट्रांसड्यूसर कोन को वाइब्रेशन। अब ये ट्रांसड्यूसर कोन क्या करेगा, टेपर्ड होता है। अब ये टेपर्ड क्यों है, क्योंकि यहां पे अगर टेपर्ड है तो ज्यादा वाइब्रेट करेगा, इसीलिए इसको टेपर्ड बनाया जाता है, कुछ इस फॉर्म में टेपर्ड बनाया जाता है। तो यहां इस वाले पॉइंट पे ज्यादा ही वाइब्रेशन आ जाएगा। अब यहां पे ये वाइब्रेट कर रही है, ठीक है, ये क्या कर रही है, वाइब्रेट कर रही है हमारी टूल, ठीक है, ट्रांसड्यूसर कोन की मदद से। अब हम क्या करेंगे, ये एब्रेसिव गन है, ठीक है, इसको इस तरीके से यूज करते हैं कि एब्रेसिव पार्टिकल क्या होते हैं, तीखे होते हैं, ठीक है। ये जो एब्रेसिव पार्टिकल है ये है आपके तीखे, तो इन्हें वाटर के साथ मिक्स करके यहां पर छोड़ रहे हैं, ठीक है। अब मान लो ये वर्कपीस है, इसको क्या करना है, मशीनिंग करना है, तो ये पार्टिकल यहां पर रहेंगे और ये जो एम्पलीट्यूड से आपका हाई फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट कर रहा है उन पार्टिकल्स के ऊपर टकराएगा और उन पार्टिकल के ऊपर टकराएगा तो जहां पे भी मशीनिंग करनी है वहां पर वो मशीनिंग करके दे देगा, वहां पे गड्ढा कर देगा, वहां पे जो भी करना है, ठीक है, आपका कर देगा। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है आपका, ये प्रोसेस क्या हो रहा है मेरे प्यारे साथियों, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग प्रोसेस हो रहा है। मुझे आशा है कि अल्ट्रासोनिक मशीनिंग प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, मुझे आशा है कि एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं क्या, मुझे नहीं लगता कि रिपीट करने की आवश्यकता है। देखो ये आपका पूरा सेटअप है, ठीक है। यहाँ पे मैग्नेटिक एक्सट्रैक्शन मेथड यूज हो रहा है। मैग्नेटिक एक्सट्रैक्शन मेथड के अंदर निकिल अल्फा यूज हो रहे हैं, इनके ऊपर एक्साइटेशन कॉइल यूज करते हैं और हम पावर सप्लाई देते हैं। इनकी ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर किसी भी मैग्नेटिक एरिया में इनको रखेंगे तो क्या करेंगे, ये हाई लेवल की फ्रीक्वेंसी को जनरेट करेंगे। हाई लेवल की फ्रीक्वेंसी कैसे जनरेट होगी, पावर सप्लाई से। जितना हम पावर सप्लाई जिस तरीके से कर रहे हैं उस हिसाब से फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी। अब इस फ्रीक्वेंसी का यूज करेंगे ट्रांसड्यूसर में। ट्रांसड्यूसर हमारा क्या करता है, वाइब्रेशन को जनरेट करता है। वाइब्रेशन को लिया हमने ट्रांसड्यूसर कोन के अंदर, ट्रांसड्यूसर कोन को एकदम नुकीला बनाया, यहाँ की छोटा बनाया, जिससे और भी फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड हमको मिल सके। और उसको हमने दिया टूल को। टूल क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, वो भी 20,000 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज से, जो कि बहुत ज्यादा है, ठीक है, जो कि कह सकते हैं कि पराश्रव्य है। तो अब साइड से हमने क्या कर रहे हैं, एब्रेसिव गन यूज किया, पंप की सहायता से एब्रेसिव पार्टिकल, तीखे पार्टिकल्स को यूज किया और एब्रेसिव स्लरी को हमने क्या कर दिया, पानी के साथ मिक्स करके छोड़ा और वर्कपीस को क्या किया, ये आपका मशीनिंग कर दिया। आइए थ्योरी को हम पढ़ लेते हैं और बहुत प्यार से समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहां तक हमने पढ़ लिया था थ्योरी को। जिस विधि में किसी अन्य प्रकार की ऊर्जा को अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन में परिवर्तित करते हैं उसे अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर कहते हैं। यानी किसी भी प्रकार की एनर्जी को हमने क्या किया, वाइब्रेशन में परिवर्तित किया फ्रीक्वेंसी को लेकर के। यह युक्तियां चुंबकीय, मैग्नेटिक एक्सट्रैक्शन या पाइजोइलेक्ट्रिक प्रभाव पर संचालित होती है, जिसको मैंने समझा दिया अच्छी तरीके से कि ये क्या कर रही है, आपका फ्रीक्वेंसी को लेकर के ट्रांसड्यूसर को दे रहे हैं और जो कि वाइब्रेशन को जनरेट कर रहा है। अब इसमें क्या करते हैं, निकिल यूज कर सकते हैं, पेरामेंडुक यूज कर सकते हैं, अल्फा यूज कर सकते हैं। इस तरीके से अगर आप ब्रैकेट बना करके एग्जाम में लिख के आओगे, हाईलाइट करके आओगे, नंबर पूरे मिलेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं कि इस धातु के क्रोड के ऊपर हम क्या करते हैं, कुछ कुंडली को लपेट देते हैं, क्वाइल को लपेट देते हैं। अब इनके अंदर एक ऐसा गुण होता है जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो इनके आकार में परिवर्तन हो जाता है। अतः यदि वांछित आवृत्ति की विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, ठीक है, उस फ्रीक्वेंसी की विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो क्रोड धातु की आवृत्ति भी उसी के अनुसार घटेगी या बढ़ेगी। यानी जितनी ज़्यादा हमने वहाँ पे पावर सप्लाई की उस हिसाब से फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रही है। और यही अल्ट्रासोनिक प्रोसेस का एक क्या है, मूल सिद्धांत है, ठीक है, मैग्नेटिक एक्सट्रैक्शन विधि के द्वारा। अब हमारा क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी तो प्राप्त हो गई। अब उस फ्रीक्वेंसी को हम क्या करेंगे, ट्रांसड्यूसर को देंगे, उसकी मदद से कंपन उत्पन्न होगा और इसके द्वारा हम क्या करेंगे कि टूल की नोक पर भेजते हैं। टूल जहाँ पे है उस ट्रांसड्यूसर कोन की मदद से हम क्या करते हैं, टूल पर भेजते हैं। इस युक्ति का जो आकार होता है टेपर्ड होता है, इसे हम ट्रांसड्यूसर कोन कहते हैं। इस प्रकार औजार की नोक पर पहुंचने वाला कंपन इतने आयाम से होता है कि ग्राइंडिंग पार्टिकल्स को तीव्र वेग से कार्यखंड पर दबाता है। अर्थात ये जो पार्टिकल्स आ रहे हैं इनको आपका क्या करेगा, वो टूल के वर्कपीस के ऊपर बहुत तेजी से क्या करेगा, दबाएगा, जिससे मशीनिंग कार्य क्या होता है, संपन्न होता है। तो अल्ट्रासोनिक मशीनिंग प्रोसेस इतना आसान था, मुझे आशा है कि समझ में आया। अगर एक बार और ध्यान से सुन लोगे तो मुझे आशा है कि एकदम से क्लियर हो जाएगा।
अब आइए हम एप्लीकेशन को समझते हैं, यूएसएम मशीन का एप्लीकेशन क्या कहता है। ठीक है, शीशे, सिरेमिक पदार्थ की, हीरे का मशीनन, अर्थात ये ब्रिटल मटेरियल, ठीक है, भंगुर पदार्थ का क्या करते हैं, ये मशीनिंग प्रोसेस करते हैं। गोल अथवा किसी प्रारूप के गहरे छेदों का निर्माण करना, ब्रिटल पदार्थ पर नक्काशी करना या चूड़ियाँ काटना, और सिलिकॉन जर्पेनियम के पुर्जे का मशीनिंग करना यानी पार्ट्स का मशीनिंग करना, दांतों पर मशीनिंग करना, ये सारा प्रोसेस जो है मेरे प्यारे साथियों आपका क्या है, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग के साथ संपादित किया जाता है। अब एडवांटेज और लिमिटेशन को पढ़ लो। ठीक है, हाई कोटिंग, हाई ग्रेड की क्या होती है, सरफेस फिनिशिंग होती है। इनको महंगे पदार्थों को सुरक्षित मशीनिंग करने के लिए, हार्ड व ब्रिटल पदार्थों को मशीनिंग के लिए होता है। लिमिटेशंस क्या क्या हैं कि ग्राइंडिंग पार्टिकल्स जल्दी टूट फूट जाते हैं। ठीक है, गहरी छिद्र समान व्यास के नहीं होते, यानी अगर यहाँ से करना शुरू किया तो इतना हाई लेवल की फ्रीक्वेंसी हो रही है कि यहाँ पर कुछ और हो जाएगा, यहाँ पर कुछ और हो जाएगा। ठीक है, और इतनी ज़्यादा कटिंग क्षमता नहीं होती है इनके अंदर, और इसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है। तो ये लिमिटेशंस हैं। अब आइए हम अगला प्रोसेस है हमारा लेज़र बीम मशीनिंग। तो चलिए हम फटाक से लेज़र बीम मशीनिंग की शुरुआत करते हैं। लेज़र बीम मशीनिंग जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, LBM, यानी यहाँ पे बीम के तरह क्या करते हैं, एक संकीर्ण बीम बना लेते हैं और उसकी मदद से किसी जगह पर हम डीप पेनिट्रेशन करते हैं और हमारा मशीनिंग प्रोसेस परफॉर्म होता है। तो ये आपके सामने क्या है, आपका डायग्राम है। पहले हम इस छोटे से इंट्रोडक्शन को समझेंगे, फिर डायग्राम को समझेंगे, फिर पूरी थ्योरी को समझेंगे। इंट्रोडक्शन हमारा क्या कहता है मेरे प्यारे साथियों कि लेजर से उत्पन्न होने वाली प्रकाश बीम की तीव्रता जो होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी सूर्य से उत्पन्न होने वाली प्रकाश की बीम की तीव्रता से भी बहुत अधिक होती है। ठीक है, इस बीम की शुद्धता अधिक होती है, यानी इसकी जो एक्यूरेसी है वो बहुत ज़्यादा होती है। लेज़र जो बीम है वो सुई के समान क्या होती है, पतली रहती है। ठीक है, वो लेज़र है तो डेफिनेटली आप सभी को पता है कि कितना ज़्यादा पतली रहती है और चलने पर बिखरती नहीं। देखो डेफिनेटली बिखरेगी, लेकिन उसके लिए हम क्या करते हैं, रूबी लेज़र के अंदर एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं, क्रिस्टल रॉड बनाते हैं जहाँ पर उसको हम बिखरने नहीं देते। उसको हम आगे समझाएंगे। और रूबी लेज़र के प्रकाश का रंग लाल होता है। इस बीम को हम सीधे आँख से देख नहीं सकते, यानी पहले नंबर तो आपको यहाँ पे दो चीज़ याद रखनी है कि जो इसका रंग होगा किसके, रूबी लेज़र का, ठीक है, यहाँ पर लाल होगा और यहाँ पे जो मैकेनिज्म यूज हो रही है वो रूबी लेज़र के फॉर्म में यूज हो रही है। जैसा कि आपने अप्लाइड फिजिक्स में रूबी लेज़र को पढ़ा है, आपको पता है कि लेज़र कई प्रकार के होते हैं, हीलियम नियॉन लेज़र भी होता है, रूबी लेज़र भी होता है, लेकिन यहाँ पर रूबी लेज़र को हम यूज कर रहे हैं। तो आइए हम रूबी लेज़र को किस तरीके से यूज कर रहे हैं, कैसे यूज कर रहे हैं, इसको हम एक एक चीज़ को समझेंगे। ठीक है, आप सभी को यहाँ पर दिख रहा होगा, एक डायग्राम दिख रहा है। ठीक है, पहले हम डायग्राम के अंदर वाले पार्ट के ऊपर चलते हैं। ये वाला जो आप सभी को पार्ट दिख रहा है ये आप सभी का है क्रिस्टल रॉड। क्रिस्टल रॉड, अब ये किस चीज़ का है क्रिस्टल रॉड, ये आप सभी को पता है कि रूबी क्रिस्टल रॉड इसके अंदर, इसको हम कहते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, दोनों तरफ सिल्वर की क्या लगी है, पॉलिश। ठीक है, क्या लगी है, पॉलिश। लेकिन जो इस तरफ जो पॉलिश लगी हुई है उसमें ये जो सेंटर पॉइंट है यहाँ पर पॉलिश को नहीं लगाया गया है। पॉलिश तो दोनों तरफ लगी है लेकिन यहाँ सेंटर पॉइंट को भी क्लोज किया गया है, लेकिन यहाँ पे सेंटर पॉइंट को क्लोज नहीं किया गया है, जिससे हमारा क्या हो सके, जिससे हमारा जो बीम है वो क्या हो सके मेरे प्यारे साथियों, बीम क्या हो सके, बाहर निकल सके। देख रहे हो यहाँ पे बीम आपको किसी एक सेंटर पॉइंट से बाहर को निकाला जा रहा है। अब इसके अंतर्गत दो चीज़ और है। देखिए ये जो आप सभी का पूरा मैकेनिज्म यूज हो रहा है, ये मैकेनिज्म को कहते हैं मेरे प्यारे साथियों सील्डेड। ठीक है, मतलब ये पूरा सील्ड होता है, यानी जो भी एनर्जी इस पर आएगी, ठीक है, एनर्जी को क्या कर लेगा, ये एब्जॉर्ब कर लेगा। क्या कर लेगा, एनर्जी को क्या कर लेगा मेरे प्यारे साथियों, एब्जॉर्ब कर लेगा ये पूरी तरीके से। तो जो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है हमारा सिस्टम, उसके अंदर एनर्जी आनी भी तो चाहिए। अब एनर्जी आएगी कहाँ से, तो यहाँ पर देखोगे तो ज़ेनॉन की फ्लैश लैंप ट्यूब लगी हुई है। ठीक है, ज़ेनॉन की क्या लगी हुई है, फ्लैश लैंप ट्यूब। ठीक है, मैंने डायग्राम बनाने की पूरी कोशिश की है। अब इसको क्या किया जा रहा है मेरे प्यारे साथियों, पावर सप्लाई दिया जा रहा है। कैसे ये लिपटी हुई है, ये आपका गोले तरीके से ट्यूब के चारों तरफ क्या हो रही है, लिपटी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर आप सभी देख सकते हो कि कूलिंग सिस्टम भी लगा हुआ है। अब ऑब्वियस सी बात है कि जब हाई लेवल की एनर्जी यहाँ पर होगी, इमिट होगी, तो उसको कूल भी करना इम्पॉर्टेंट है।
ऐसा नहीं कि अपना पूरा सिस्टम ही खत्म हो जाए। हमें तो क्या करना है, इस ट्यूब के अंदर जो आपका रॉड लगा हुआ है इसके अंदर क्या करना है, एनर्जी को क्या करना है, एब्जॉर्ब करना है और एक छोटी सी जगह से इसको निकालना है जो कि लेजर के फॉर्म में होगा। अब होता क्या है मेरे प्यारे साथियों कि ये जो आपका रूबी क्रिस्टल रॉड है ना, ये एल्युमिनियम और क्रोमियम का मिश्रण होता है। ठीक है, एल्युमिनियम और क्रोमियम का मिश्रण होता है। ठीक है, अब होता क्या है कि जो आप सभी का यहाँ पर Cr2 यानी क्रोमियम यूज हो रहा है, ठीक है, वो किसी भी प्रकार का रेडिएशन जो है जो प्राप्त करता है तो क्या करता है कि सबको एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, क्या करता है मेरे प्यारे साथियों, सबको एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, जो भी प्रकार की होगा, ठीक है, उस सबको एब्जॉर्ब कर लेगा, लेकिन दो तरीके के फोटॉन को नहीं एब्जॉर्ब करता। किस चीज़ के, लाल को नहीं करता और नीले को नहीं करता। ठीक है, ये एडिशनल जानकारी है, लेकिन ये आप सभी इस समझ सकते हो कि ये आप सभी के जो भी एनर्जी इमिट हो रही है उसको क्या करता है मेरे प्यारे साथियों, एब्जॉर्ब कर लेता है। अब होता क्या है कि एब्जॉर्ब करने के बाद हमें उसको हर एक इलेक्ट्रॉन का क्या रूल होता है कि उसे स्टेबल फॉर्म में आना होता है। ठीक है, उसे स्टेबल फॉर्म में आना है, तो स्टेबल फॉर्म में आना है तो एनर्जी को क्या करना है, उसे रिलीज करना है। जो एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, अब जैसे मान लो कि तुम कहीं पे भी चढ़ रहे हो, ठीक है, अपनी पूरी एनर्जी के साथ तुम चढ़ गए, लेकिन अब तुम्हें वापस आना है, तो ठीक है, तो उस तरीके से आप एनर्जी को क्या करोगे, यहाँ पे छोड़ोगे। अब जब एनर्जी यहाँ पे आप सभी की जब क्या किया, उसने एनर्जी को रिलीज किया, तो एनर्जी इसी जगह पर क्या हो रही है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन कर रही है। क्या कर रही है मेरे प्यारे साथियों, रेसिप्रोकेटिंग मोशन कर रही है। अब जैसे जैसे वो एनर्जी को छोड़ती हुई जा रही है, ये रेसिप्रोकेटिंग मोशन क्या हो रहा है, मेरा लगातार बढ़ रहा है। आपको पता है कि ये पूरी तरीके से पैक है, यहाँ पे भी पूरी तरीके से पैक है, लेकिन ये एक सेंटर पे पोर्शन खुला हुआ है जहाँ पे पॉलिश नहीं हुई है। पॉलिश सिल्वर की होती है। ठीक है, अब जब पॉलिश नहीं हुई है तो वो जो लाल कलर की जो वेव है, जो कह सकते हैं कि आप सभी की धार है, ठीक है, वो बीम के फॉर्म में निकलेगी, और जब निकलेगी तो वही आप सभी की क्या होती है, लेजर बीम होती है। तो ये आपका लेजर बीम का पूरा मैकेनिज्म मैंने समझा दिया है। अब हम आपको इसकी थ्योरी को पढ़ के सुना देते हैं, फिर आगे चीज़ों को समझाते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि एक आपका सील्डेड पूरा एरिया होता है, उसके अंदर आपका क्रिस्टल रॉड लगा होता है। वो एरिया का काम क्या करना है, वो पूरे मैकेनिज्म का काम करना है कि जो भी एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब करना है। और इस जो क्रिस्टल रॉड है, इसके दोनों सिरे पर सिल्वर की पॉलिश लगी रहती है। राइट साइड वाले में सेंटर पर पॉलिश नहीं लगी होती, जिससे बीम को बाहर निकलने में मदद मिलती है। फ्लैश लैंप ट्यूब यूज होता है, जिसको हम पावर सप्लाई देते हैं और कूल करने के लिए कूलिंग सिस्टम यूज करते हैं। अब हमें एल्युमिनियम और क्रोमियम का मिश्रण यूज करते हैं रूबी क्रिस्टल के अंदर। अब ये जो क्रोमियम लगा हुआ है, ये क्या करता है मेरे प्यारे साथियों कि सभी प्रकार के रेडिएशन को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर देता है, लाल और नीले को छोड़ करके। लेकिन जब इसको स्टेबल फॉर्म में आता है, ठीक है, स्टेबल फॉर्म में आना होता है, तो वो क्या करता है, रेडिएशन को क्या कर सकता है, क्या करता है, वो रिलीज कर देता है। ठीक है, और जब ये रिलीज करता है तो लाल रंग के फॉर्म में क्या होता है कि आपके ट्यूब के अंदर रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है, जिससे क्या होती है कि प्रकाश की तीव्रता जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और राइट साइड के जो बिना पॉलिश वाले सेंटर से क्या होती है, सुई के समान निकलती है, और लाल प्रकाश की बीम जो है वो बाहर निकलती है। और जहाँ पर हमें ले जाना होता है, जहाँ पे हमें डीप पेनिट्रेशन करना होता है, वहाँ पे ले जा करके हम लेजर बीम से डीप पेनिट्रेशन करते हैं। आइए एप्लीकेशन को समझते हैं। ये कठोर और ब्रिटल धातुओं के लिए आसानी से यूज होती है। सॉफ्ट पदार्थ जैसे प्लास्टिक और रबर पर ऑपरेशन किया जाता है। डायमंड एंड माइक्रो ड्रिलिंग आसानी से की जा सकती है। डायमंड में माइक्रो मशीनिंग हो सकती है। ऐसे स्थान पे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि टूल पहुंच नहीं सकें, ठीक है, ऐसा स्थान जहाँ पे टूल ही नहीं पहुंच पा रहा है, वहाँ पे छेदना हो तो कैसे करोगे, उसके लिए लेजर बीम मशीनिंग यूज होती है। और माइक्रो वेल्डिंग भी आसानी से हो सकती है। तो ये एप्लीकेशंस आप सभी के सामने हैं। अब अगला हमारा जो प्रोसेस आता है वो है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग। तो चलिए हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, हम उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर आप सभी ने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट को नहीं देखा है तो भाई देख लो, ठीक है, जाके चैनल एप्लीकेशन की मदद से आपको 99 रुपीज़ के अंदर सब कुछ मिल जाता है। आप आराम से जा करके देख लीजिएगा। और उसमें हम टॉप 5, टॉप 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले हैं।
और 1 शॉर्ट वीडियो भी आप सभी को वहीं पर प्रोवाइड करेंगे, तो जिससे आप सभी को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। वो आपका काम है कि आप 99 रुपये से अपने नंबर को इंक्रीज करना चाहते हो या डिक्रीज करना चाहते हो। तो चलिए शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग के बारे में। अब देखो यहाँ पे 3 वर्ड हैं, तीनों को समझना इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। देखो इलेक्ट्रिक का मतलब यहाँ पे कि इलेक्ट्रिकल सप्लाई हो रही है, और अगर आप इस डायग्राम में देखोगे तो डीसी पावर सप्लाई हो रही है। अब एसी और डीसी पावर सप्लाई होती है, तो भैया हम डीसी पावर सप्लाई ही क्यों कर रहे हैं। अगर आप डीसी पावर सप्लाई को देखेंगे तो वो आप सभी का सीधा एकदम से इम्पैक्ट डालेगा, लेकिन एसी जो है वो आपका साइन वेव में चलता है, तो उस लेवल का इम्पैक्ट नहीं डाल पाएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पार्क जनरेट करना है। डिस्चार्ज का मतलब ही हमारा है स्पार्क, स्पार्क का मतलब यहाँ पे आग लगा देना है, ठीक है। मशीनिंग का मतलब क्या है कि मेटल का रिमूवल, ठीक है, मेटल को क्या करोगे, रिमूव करोगे। तो ये हमारा मशीनिंग प्रोसेस का मीनिंग समझ में आ गया होगा। अब आइए हम अपने डायग्राम को समझेंगे, फिर हम चलेंगे थ्योरी के ऊपर। डायग्राम में यहाँ पे ऊपर देखो लिखा लगा हुआ है फीड इज सर्वो कंट्रोल। फीड इज सर्वो कंट्रोल का मतलब क्या है कि इसको भाई नीचे दबाओगे तभी तो आप सभी का जहाँ पे हमें इम्पैक्ट डालना है वहाँ पे इम्पैक्ट डाल पाओगे। तो ये फीड देने का काम करना है कि कितना मुझे दबाना है, कितना नीचे ले जा करके फीड देना है। क्रिस्टल क्लियर है भाई। अब यहाँ पे आओ, डीसी पावर सप्लाई को मैंने समझा दिया। अब डीसी पावर सप्लाई का नेगेटिव पॉइंट जो जुड़ा है मेरे प्यारे साथियों, वो टूल से जुड़ा हुआ है, और पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे वर्क पीस से जुड़ा हुआ है। ये आपका एक ऑपरेशन चैम्बर है। अब इसके अंदर का मैटर समझो, ये अंदर पूरा भरा हुआ है डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड। डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड जो है टूल और वर्क पीस दोनों को डुबा के रखता है। मतलब डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड के अंदर ही आपका पूरा वर्क पीस और टूल डूबा रहता है, ठीक है। इसी के अंदर पूरा ऑपरेशन होता है, ठीक है। यहाँ पे एक सारा कंट्रोल मैकेनिज्म लगा हुआ है। आपको पता चल गया कि टूल नेगेटिव पॉइंट्स है और पॉजिटिव पॉइंट्स है वर्क पीस, ठीक है। डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड के बारे में समझो। देखो डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड तो नॉर्मल केस में क्या होता है, इंसुलेटर होता है, यानी इसके अंदर विद्युत का सप्लाई को आर पार नहीं जाने देगा। लेकिन जब हम क्या करेंगे मेरे प्यारे साथियों, वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे तो ये हो जाएगा आयनीकृत। क्या हो जाएगा, आयनीकृत हो जाएगा। आयनीकृत का मतलब क्या हो गया, आयनाइज्ड हो गया। आयनाइज्ड का मतलब क्या हो गया, प्लस एंड माइनस में क्या हो गया, टूट जाता है। अब ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पर जो नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव वाले का क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, मेरे नेगेटिव आयंस की क्या होती है, स्पीड ज़्यादा होती है। क्या होती है, स्पीड ज़्यादा होती है, और आ करके यहाँ पर ये क्या हो जाता है, जल्दी से जमा हो जाता है। क्या हो जाता है, नीचे जल्दी से जमा हो जाता है। और यहाँ पे डीसी पावर सप्लाई जब बढ़ेगी तो ये जो डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड जो है लगा हुआ है मेरे है, ये क्या हो जाएगा, आयनाइज्ड हो जाएगा, आयनीकृत हो जाएगा, यानी प्लस एंड माइनस में टूटेगा। और जब टूटेगा तो यहाँ पर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, एक बहुत तगड़ा वाला ब्लास्ट होगा, ठीक है। और तगड़ा ब्लास्ट होगा और हाई थर्मल एनर्जी इंक्रीज होगी, यानी बहुत ज़्यादा यहाँ पर टेम्परेचर हो जाएगा। और जो वर्क पीस है, वर्क पीस क्या हो जाएगा, गल जाएगा, यानी वाष्पित बन जाएगा और एकदम से टूट जाएगा। और डाई इलेक्ट्रिक का दूसरा काम क्या है कि यहाँ पे अगर कुछ चीज़ टूटा, यानी जहाँ पे हमको मशीनिंग करना था, मशीनिंग किया, तो वो क्या हो जाएगा, वहीं पे जमा हो जाएगा। वो चीज़ जमा ना हो जाए तो ये डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड क्या हो जाएगा, उसको बहा करके क्या करेगा, नीचे इकट्ठा कर देगा। मुझे आशा है कि यही प्रोसेस है इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीनिंग का। बहुत क्रिस्टल तरीके से मैंने समझाया, बहुत शॉर्ट वे में, बहुत सटीक वे में समझाया। मुझे आशा है कि ये चीज़ समझ में आया होगा। आइए थ्योरी को हम समझ लेते हैं और आपका काम बहुत आसानी से हो जाएगा। ईडीएम में क्या होता है कि धातु के व्यय के सिद्धांत पर, व्यय का मतलब क्या है कि वहाँ पे उसको हटाने के सिद्धांत पे काम करना होता है। इसमें एक ऑपरेशन चैम्बर होता है मेरे प्यारे साथियों, ठीक है, जिसमें डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड रहता है। डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड का 2 काम है, मैंने बता दिया है। एक तो इंसुलेटर का काम है, लेकिन जैसे ही स्पीड बढ़ेगा वो क्या होगा, आयनाइज्ड होगा और प्लस माइनस में टूटेगा। और तीसरा काम ये है कि जहाँ पे मशीनिंग ऑपरेशन हुआ वहाँ पर टूटे हुए जो मशीनिंग कह सकते हैं पार्टिकल्स हैं, जो वहाँ पे कचड़े हैं, उनको क्या करेगा, साफ करके देता है, ठीक है। ये वर्क पीस और टूल दोनों डूबे रहते हैं इस फ्लूइड के अंदर, ठीक है। वर्क पीस का संबंध टूल के साथ, ठीक है, डीसी विद्युत शक्ति से होता है, ठीक है। विद्युत शक्ति के स्रोत से कार्यखंड को पॉजिटिव टर्मिनल से, यानी आपका जो वर्क पीस है उसको पॉजिटिव से और टूल को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है।
और जो आपका कार्यखंड और टूल है, ये चीज़ मैं बताना यहाँ पे भूल गया कि इन दोनों के बीच में क्या रहता है, गैप रहता है, ठीक है। तभी तो इतना ज़्यादा ब्लास्ट होगा, तभी तो वहाँ पे, नहीं तो पूरा आपका पूरा वर्क पीस ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। जिसे हम स्पार्क गैप कहते हैं, इस बात का ध्यान रखें। जो गैप रखते हैं उसको हम स्पार्क गैप कहते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, डीसी विद्युत स्रोत को क्या करते हैं, दिया, ठीक है। अब कारखंड के भी जो डाइलेक्ट्रिक माध्यम है वो टूट जाता है और कैथोड टूल से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और निकल कर के क्या हो जाते हैं, वहाँ पे नीचे एकत्रित हो जाते हैं, ठीक है, अधिक संख्या में। और जो गैप है वो क्या हो जाता है, आयनाइज्ड हो जाता है। अब क्या होता है कि इसके कारण गैप में क्या होगा, स्पार्क उत्पन्न होगा और इलेक्ट्रिक स्पार्क के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह है वो हाई वेग और एक्सेलरेशन के साथ एनोड की तरफ, यानी एनोड का मतलब यहाँ पर क्या है मेरे प्यारे साथियों, वर्कपीस है, तो यानी वर्कपीस की तरफ प्रवाहित होंगे और निर्धारित स्थान पर क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं। और निर्धारित स्थान कौन डिसाइड करता है, फीड इज सर्वो कंट्रोलर, यानी जो फीड दे रहा है वो निर्धारित स्थान को डिसाइड करेगा। और इस तरह इलेक्ट्रॉन्स के सतहों पर क्या होता है, कंप्रेसिव एक शॉक वेव होता है, एक झटका सा लगाते हैं और जिसके कारण क्या होता है, वहाँ के स्थानीय जो तापमान है उसकी ज़्यादा वृद्धि हो जाती है और लगभग टेम्परेचर लगभग 10,000 अंश सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है और धातु क्या हो जाता है, गल जाता है और वाष्पित भी हो जाता है, ठीक है, और वाष्पित भी हो जाता है। और जो आपका डाइइलेक्ट्रिक है वो उसको बहा करके ले जाता है और कुछ हिस्सा स्थान की गली हुई मुलायम धातु पर विद्युतिक और चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा उत्पन्न तनाव बल के द्वारा टूटकर सूक्ष्म कणों में अलग हो जाता है और यही प्रोसेस आपका ईडीएम प्रोसेस कहलाता है। मुझे लगता है ईडीएम प्रोसेस को बहुत प्यार से मैंने समझाया। एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर है, वायुयान में, अंतरिक्ष उद्योगों में बनाते हैं, जहाँ पर एक प्रकार के प्रारूप बार बार बनते हुए, यानी मल्टीपल चीज़ें बनाई है और एक ही सिस्टम से वहाँ पर यूज होता है। और जहाँ पे हाई उष्मासा और सीमेंटेड पदार्थ जैसे कार्बाइड, सिरेमिक आदि है, इनका नॉर्मल टेम्परेचर पे मशीनिंग नहीं हो सकता, यानी इनको 3000-4000 की ज़रूरत पड़ती है, तो उस जगह पर यहाँ पर आपका यूज होता है ईडीएम मशीनिंग। मुझे आशा है कि ईडीएम मशीनिंग भी समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वन शॉट वीडियो का इंतजार करिए। तब तक के लिए मेरे प्यारे साथियों, एप्लीकेशन की मदद से क्वेश्चन को पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।